हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज, प्रकाशिक समावर्ता। तो प्रकाशिक समावर्ता के बारे में पढ़े थे, क्या होता प्रकाशिक समावर्ता। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं ना। प्रकाशिक समावर्ता क्या होता, जो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार का मतलब हुआ वो उसको रोटेट करते हैं, या तो दाईं तरफ या तो बाईं तरफ। अगर दाईं तरफ करते थे तो उसको बोलते थे डेस्ट्रो रोटेटरी, बाईं तरफ करते हैं तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जिसे हम क्रमशः डी और एल से लिखते थे या प्लस और माइनस से लिखते थे ना। तो उसमें प्रकाशिक समावर्ता के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे ना। उसमें कुछ उस लेक्चर में हो नहीं पाया था जो आज पढ़ते हैं उतना। उसके पहले जो टॉपिक हम पढ़े तो प्रतिबिंब रूप था, मतलब ऐसा कोई योगी जिसका दर्पण प्रतिबिंब बनता हो, जिसका दर्पण प्रतिबिंब बनता हो उसी को हम क्या बोलते थे, प्रतिबिंब रूप। ठीक। और कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता, उनको हम बोलते हैं अप्रतिबिंब रूप। क्या बोला जाए, अप्रतिबिंब रूप। इसको हम इंग्लिश बोलते हैं इन एंसियोमर। इसको क्या बोलते हैं, इन एंसियोमर। ठीक। ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब बनता नहीं है। ऐसे यौगिक होते हैं जिनका क्या होता, दर्पण प्रतिबिंब बनता नहीं है, और ना तो एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। तो जब दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं बनता तो अध्यारोपित भी नहीं होंगे। जैसे हम एक ही यौगिक लिखे हैं जिसका नाम यहाँ पे 3-क्लोरो ब्यूटेन 2R, 3-क्लोरो ब्यूटेन 2R। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाए, इसका दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, क्या आपका दर्पण। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा, ठीक, वो बनेगा ऐसे ClH C, यहाँ पे OH करते हैं, ठीक, और इस साइड HCH। क्या हुआ, क्या है इसका दर्पण प्रतिबिंब है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों, देखिए OH इस साइड था तो यहाँ पे आया, इतना तो दर्पण प्रतिबिंब बना, लेकिन Cl क्लोरीन जहाँ पे था वहीं पे, तो ये क्या है, इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ऐसे यौगिक जिनका दर्पण प्रतिबिंब, ना तो दर्पण प्रतिबिंब बनता है, ना एक दूसरे पे क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रतिबिंब रूप, इन एंसियोमर। ठीक। तो अगला टॉपिक है हमारा रेशमिक मिक्सचर, वो भी छूट गया था। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है देखते हैं। ठीक, रेशमिक मिश्रण। ठीक, रेशमिक मिक्सचर ये क्या होता है, जैसे अगर हम कोई यौगिक लिख रहे हैं, संरचना बना रहे हैं, ठीक, और इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो क्या बनाया जाए, दर्पण प्रतिबिंब। इसको देखिए, अगर OH क्या है, ठीक है, इस साइड है हमारा, दाहिनी तरफ हो ना, तो हम उसको डी रूप लिखते हैं, डेस्ट्रो रोटेटरी, और बाईं तरफ हो तो हम इसको लीवो रोटेटरी। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, मतलब डी रूप और एल रूप को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो उसी को हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर, जिसको हम DL मिक्सचर भी बोलते हैं, DL मिक्सचर, DL मिश्रण भी बोल सकते हैं। हाँ, जो रेशमिक मिश्रण होते हैं ये प्रकाश के प्रति कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो डी होता है और क्या होता है, उसका रोटेशन किधर होता है, डिस्टो रोटेटिव होता है ना, क्लॉकवाइज, और
जो लिबो रोटेटरी होता है उसका क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, इधर होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना रोटेशन इसका उस साइड होगा उतना ही उसका उस साइड होगा। तो जो टोटल रोटेशन होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब प्रकाश के प्रति मिक्सचर का रेसिव मिश्रण का कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोनों रोटेट करेंगे, डी रोटेट करेगा डिस्ट्रो, तो किधर करेगा, लिबो रोटेटरी ना। तो टोटल रोटेशन क्या हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा। जितना इधर घूम रहा उधर घूमेगा ना। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण या डीएल मिक्सचर भी बोलते हैं ना। प्रकाश के प्रति इसका कोई व्यवहार होता नहीं है। ठीक, दोनों का घूर्णन समान एवं विपरीत दिशा में होता। दोनों का घूर्णन क्या होता है, समान एवं विपरीत। मतलब जितना जितना कोण इधर से इधर घूम रहा उतना ही कोण इधर से इधर घूमेगा ना। और विपरीत दिशा में, समान और विपरीत दिशा में घूमते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं टोटल रोटेशन तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी कारण प्रकाश के प्रति कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये 2 टॉपिक छूट जा रहा था, पिछले वाले लेक्चर में हमको पढ़ना था, नहीं हो पाया था। आज हमने पढ़ लिया। क्या, अप्रतिबिंब रूप, जिसका प्रतिबिंब ना बनता हो, दर्पण प्रतिबिंब ना बनता हो ना, एक दूसरे पे क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हैं। और रेशमिक मिश्रण क्या होते हैं कि जब हम डी और एल रूप को मिला दें तो जो बनता है उसको रेशमिक मिश्रण बोलते हैं ना। और ये क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति कोई व्यवहार देते नहीं, कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हमको आज पढ़ना है हैलो एल्केन बनाने की। ठीक, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो मेथड ऑफ हैलो एल्केन। ठीक, हैलो एल्केन बनाने की विधि, हैलो एल्केन बनाने की विधि। हैलो एल्केन बनाने की विधि में कुछ रिएक्शंस आपको बताएंगे ना, जिसको आप लोग काफ़ी में नोट करते चलेंगे, इम्पॉर्टेंट होगा। तो हैलो एल्केन बना कैसे सकते हैं, हमने शुरुआत में बताया था, हमको पढ़ना ही क्या था, हैलो एल्केन ना। तो सबसे पहले जिससे बनाएंगे हम लिखते हैं एल्केनो से। जिससे बनाए, एल्केनो से। ठीक, एल्केनो से कैसे बनाएंगे ना, जैसे एक सिंपल रिएक्शन लिखते हैं हम, CH4 क्या है आपका, मीथेन है, मीथेन है। इसकी क्रिया हम Cl2 से कराते हैं। मीथेन की क्रिया किससे कराएं, Cl2 से। और निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति, कैसा हो, निर्जल ना। यहाँ जिंक क्लोराइड क्या करता है, इसमें जल तो होता नहीं लेकिन ये जल को सोख लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हैलो एल्केन हमारा बन सके। समझ में आ रही बात, यहाँ निर्जल क्लोराइड क्या करता है, जल को सोखने का कार्य करता है। जब इसकी उपस्थिति हम इसकी क्रिया कराते हैं तो पता ही है क्या बनता है आप लोगों को, CH3 Cl और H। तो पहला मेथड तो यही हो गया कि एल्केन की रिएक्शन हम किसी हाइड्रोजन से और क्लोरीन से करा रहे हैं तो हमारा जो बन रहा हो, क्या बन रहा है, हैलो एल्केन। इसका नाम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड ना। आईपीएसी नाम क्या है इसका, क्लोरो मेथेन। आईपीएसी नाम क्या है इसका, क्लोरो मेथेन। क्लियर हुई बात ना। हम एल्केन से इससे क्रिया करके बना सकते हैं। दूसरा हम लिखते हैं एल्कीनो से। किससे बनाए, एल्कीनो से। एल्कीन से भी हम बना सकते हैं। ठीक, एल्कीनो से कैसे बनाएंगे, एल्कीनो की क्रिया हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं। एल्कीनो यहाँ लिख दे रहे हैं, एल्कीनो की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा, हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा। ठीक, क्या करें हम, एल्कीन की क्रिया किससे कराएं, हाइड्रोजन हैलाइड से ना। तब जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा हैलो एल्केन बनेगा। जैसे देखिए
अगर हम एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से पढ़ते हैं, ठीक, तो हम यहाँ पे एक एल्कीन लिखते हैं CH211CH ना, ये क्या आपका एल्कीन है। इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इससे कराएंगे तो होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो एक तरफ H जुड़ेगा, दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा Br माइनस, H प्लस Br माइनस। इसको भी अगर हम इस तरह से दिखा दें कि चलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा तब माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा प्लस ना। जैसे होता है होमोलिटिक विलयन, मतलब सम्मिलन होता ना, सम्मिलन होगा तब भी कि मुक्त मूलक बनेंगे, तो एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ क्या जुड़ जाएगा Br जुड़ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस, यहाँ पे माइनस, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br। तो इसका क्या नाम हो जाएगा हमारा एथिल ब्रोमाइड। इसका क्या नाम है एथिल ब्रोमाइड, और देसी नाम क्या होगा ब्रोमो एथेन, और देसी नाम क्या हो जाएगा ब्रोमो एथेन, ठीक। और अगर एल्कीन इस तरह से दिया हो, असममित एल्कीन दिया हो, कैसा एल्कीन दिया हो असममित एल्कीन, तो जब असममित एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं, असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं, तो क्या होता है मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है, ठीक, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। अभी मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, मार्कोनी-काफ का नियम, ठीक, मार्कोनी-काफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे इसको। तो मार्कोनी-काफ का नियम ये बताता है कि जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड होता है, हाइड्रोजन हैलाइड का योग जब हम असममित एल्कीन में करते हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है न्यूनतम होती है, ठीक। अगर हम मार्कोनी-काफ का नियम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार असममित एल्कीनों में, लिख दे रहे हैं आप लोग लिख दीजिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार असममित एल्कीनों में, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या लिख लेंगे, हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। ये हुई बात। मार्कोनी-काफ का नियम क्या बताता है कि एल्कीन है, जैसे इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज होता है ऋणात्मक होता है, तो इस पे कौन सा चार्ज हो प्लस। तो मार्कोनी-काफ का नियम ये बता रहा है कि हम अगर इस तरह से योग करेंगे, कोई असममित एल्कीन हो, एक कौन सा एल्कीन है हमारा असममित, एक कौन सा है सममित एल्कीन, तो असममित एल्कीन में जब हम योग कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड के ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है कम है, तो Br कहाँ पे जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है जो यौगिक बनाएगा वो आपको बन जाएगा CH3CH, यहाँ क्या हो जाएगा Br डबल में टूट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ठीक। ये किसके अनुसार हो रहा है मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार, क्लियर हुई बात ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन,
क्लियर हुई बात। ये क्या है आपका मार्कोनी का आपका नियम है। और एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक। जैसे अगर इस तरह से आपको मिल जाए, ठीक, वही चीजें गाना देती हैं आपको। अब अगर इसमें भी हम योग करेंगे, इसमें योग करेंगे किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का, H का, तो क्या होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा हमारा X, ऋणात्मक वाला भाग। X हाइड्रोजन होता है, इस पे कौन सा भाग, और इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये वाला भाग कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे बनेगा आपका क्या, CH3 CH2, यहाँ क्या हो जाएगा CHBr, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, मतलब 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बना आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर हुई बात। अगर हम किससे बना रहे हैं, पहला एल्केन से बनाए, दूसरा किससे बना रहे हैं, एल्कीनो से। तो एल्कीनो से हम किससे बनाते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा। हाइड्रोजन हाइलाइड का योग किसके द्वारा होता है, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार। किसके अनुसार हो, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार, ठीक। तो इसी में एक आता है एंटी मार्कोनी काफ रूल। एंटी मार्कोनी काफ मतलब मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत हो, मार्कोनी काफ के नियम के क्या हो, विपरीत हो ना। हम लिख लेते हैं इसी वक्त, ठीक, जिसको बोलते हैं एंटी, ठीक, मार्कोनी काफ रूल, ठीक, या इसी को हम बोलते हैं खैरेस प्रभाव, खैरेस प्रभाव ना, या इसी को और दूसरा नाम है, ठीक, पराक्साइड प्रभाव, पराक्साइड प्रभाव, ठीक। एंटी मार्कोनी काफ मतलब मार्कोनी काफ के नियम का उल्टा, ठीक, उसी नियम को हम खैरेस प्रभाव भी बोलते हैं। खैरेस उस साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है जिसने इस प्रभाव को खोजा था, और इसी को क्या बोलते हैं, पराक्साइड प्रभाव। तो इसमें यह बताया गया खैरेस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव के अनुसार कि अगर असम्मित एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग किसी पराक्साइड, ऑक्सीजन हो या कोई पराक्साइड की उपस्थिति में हो, मतलब असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग ऑक्सीजन या अन्य किसी पराक्साइड की उपस्थिति में होता है, तो एंटी मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत होता है, मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत होता है। अर्थात ऋणात्मक भाग, हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋणात्मक भाग वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखें यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हमने लिखा सम्मित एल्कीन कोई नहीं, ठीक, इसकी क्रिया हम HBr से करा रहे हैं ना, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन लें या कोई पराक्साइड हो जैसे H2O2 हो, ठीक, हाइड्रोजन पराक्साइड, इसको बोलते हैं एस्टिक पराक्साइड, इसकी उपस्थिति में अगर इस रिएक्शन को कराएं तो क्या होगा, मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत होगा। मार्कोनी काफ में क्या होता था, ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ता था जहाँ हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम हो। अधिकतम होने का मतलब यहाँ नहीं जोड़ सकते कि यहाँ CH3 है, 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे, ऐसा नहीं। डबल बंद, जो कार्बन डबल बंद से जुड़े हैं उसी कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो इस नियम के अनुसार जो यौगिक बनेगा वो आपका बनेगा CH3CH। अब इस CH के साथ क्या आएगा, मार्कोनी काफ के नियम से विपरीत हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ये बन जाएगा CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2Br ना, मतलब ये क्या हो गया आपका ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर हुई बात ना।
मार्कोनी काफ का नियम और क्या है, एंटी मार्कोनी काफ का नियम। इसको हम बोलते हैं खैरेस प्रभाव और क्या बोलते हैं पराक्साइड प्रभाव। क्यों? क्योंकि रिएक्शन क्या होता है पराक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो आप जान जाएंगे अगर पराक्साइड है तो वहाँ पे क्या लगने वाला है, एंटी मार्कोनी काफ। और अगर पराक्साइड नहीं है तो क्या लगेगा, फिर मार्कोनी काफ ना। तो दोनों नियम नोट करेंगे, जहाँ पर भी नोट कर लेंगे, बढ़िया से, इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में पूछा जाता है ना। तो हमने अभी हाइड्रोजन बनाने की दो विधियाँ पढ़ी, एक एल्केन से, दूसरा एल्कीन से ना। तो जो हमारा एल्कीन्स है इससे हम क्या करें, जल से क्रिया द्वारा भी हम बना नहीं बना सकते, एल्कोहल बनेगा। तो हम थर्ड जो पढ़ते हैं, थर्ड विधि किससे बनाएंगे हम, एल्कोहलों से। किससे बनाएंगे, एल्कोहल, एल्कोहल की क्रिया या क्रिया ना लिखे, एल्कोहल के जल अपघटन द्वारा, एल्कोहल के जल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइट के द्वारा, जैसे हमने लिखा HBr, इसके द्वारा लिखे HBr। देखते हैं कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं एल्कोहल CH3CH2OH ना। इसकी क्रिया हम किससे क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, HBr। इससे जब कराएंगे हमको क्या बनाना है, एल्किल हाइलाइट पढ़ रहे हैं, हाइलो एल्केन्स बनाने हैं ना। तो जब इससे बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका OH और इसका H, OH पे माइनस चार्ज होगा और इस CH पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो क्या हो जाएगा, जो आपका निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा, H2O। तो बनेगा फिर क्या आपका, बन जाएगा CH3CH2Br, ब्रोमो एथेन। क्या बन गया आपका, ब्रोमो एथेन ना। तो वैसे साधारण नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो एल्कोहल की क्रिया किससे कराया हम, HBr से। HBr मतलब आप यहाँ HX लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट द्वारा। एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइट से कराने पे क्या बनता हमारा, ठीक, एल्किल हाइलाइट बनता है। क्या बनता है, एल्किल हाइलाइट ना। तो फोर्थ विधि जो है वो भी एल्कोहल से ही है। एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड द्वारा, फास्फोरस हैलाइड से कराने पर, ठीक। अगर एल्कोहल की क्रिया किससे कराए हम, फास्फोरस हैलाइड से, फास्फोरस हैलाइड से, तब भी क्या बनेगा हमारा, एल्किल हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि CH3CH2OH, इसकी क्रिया हम कराएं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, PCl3, इसको हम बोलेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और ये क्या आपका नाम तो सबको अब पता हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, साधारण नाम है एथिल एल्कोहल, ठीक। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से जब कराते हैं ना तो हमारा बनता है एल्किल हैलाइड। तो ये बनेगा आपका CH3CH2Cl। होता क्या है, जो OH, ठीक, ये Cl के द्वारा विस्थापित हो जाता है। OH क्या होता है, Cl के द्वारा विस्थापित होता है। तो यहाँ पे Cl कितने हैं, 3,